आइए मित्रों, आज हमारे बीच में राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मिश्रा हमारे बीच में हैं और हम आज इस वीडियो के माध्यम से मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता ब्रह्म राक्षस पर चर्चा करना चाहेंगे। ब्रह्म राक्षस, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुक्तिबोध की एक सुप्रसिद्ध कविता है जिसमें उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर के काफी कुछ लिखने का प्रयास किया है। ब्रह्म राक्षस की मूल अवधारणा क्या है, कविता का मूल कथ्य क्या है, इन सभी बातों को लेकर के आज हम जो है विवेक जी से चर्चा करेंगे। तो लीजिए, मैं आज के इस वीडियो में जो है स्वागत करता हूं डॉक्टर विवेक मिश्रा जी का आप सभी के सामने। आइए विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार जी। जैसा कि सबको विदित है, ब्रह्म राक्षस एक प्रतीक है और वह हमारे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है जो बहुत कुछ सोचता है। उसके पास आदर्श के सपने होते हैं और वह व्यवहार में कार्य रूप में उन सपनों को पूरा नहीं कर पाता। मुक्तिबोध की यह चर्चित कविता इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो ब्रह्म राक्षस है, जो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत सारे सपनों को लेकर चलता है, सपने देखना, सपनों पर चलना और उसकी व्यवहारिक परिणति को न पहुंचा पाना, किन सामाजिक परिस्थितियों में वह व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता। बहुत बढ़िया सर, जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्म राक्षस एक प्रतीक है और ये प्रतीक एक ऐसे व्यक्ति का है जो काफी कुछ करना चाहता है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लेकिन वो कहीं न कहीं जो है किसी न किसी अवरोध के कारण, जो कि हम व्यवस्था का एक खामी मान सकते हैं, उस व्यवस्था की विसंगति के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है और कहीं न कहीं जो है वो उसको असफलता हाथ लगती है। तो क्या मुक्तिबोध किस मानसिकता में इस कविता को लिख रहे थे, कृपया दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने आप बताने का प्रयास करेंगे कि इस कविता को लिखते समय मुक्तिबोध किस मानसिकता में थे, ये किस काल की कविता है और उस काल में भारतीय परिस्थितियां क्या थी। देखिए, जहां तक कविता के कालखंड का समय है तो यह आजादी के बाद का कालखंड है। मुक्तिबोध की मृत्यु 1964 में हो जाती है। बहुत बढ़िया। और उससे पीछे हम जाएं तो आजादी के बाद जो नया लोकतंत्र निर्मित हो रहा था, उसमें हमारे युवाओं के पास बहुत सारे स्वप्न थे और वो अपने हर स्वप्न को लेकर समाज में जाना चाहते थे। पर यहां ब्रह्म राक्षस के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि युवा बौद्धिक केवल सपने न देखे या केवल अपने आदर्शों को लेकर अपने कमरे में न बैठे, उसे समाज में जाना होगा और जब तक वह अपने सपने को लेकर समाज में नहीं जाएगा, समाज के क्रिया व्यापार के साथ अपने सपने को नहीं जोड़ेगा, जब तक वह सामूहिक मुक्ति की बात नहीं करेगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्तिबोध इस कविता में बहुत गंभीरता से यह कहते हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शिष्य होना चाहता हूं ताकि उसके संगत निष्कर्षों को पूर्ण तलक पहुंचा सकूं। यानी सपना देखना महत्वपूर्ण है, आदर्श महत्वपूर्ण है, पर यह इसका मायने तभी सफल होता है जब हम अपने आदर्श को सीधे समाज में लेकर जाएं। तो मुक्तिबोध जैसे जो कवि थे
वो ये चाहते थे कि हमारी पूरी जो कार्रवाई हो वह प्रत्यक्ष रूप में हो, अप्रत्यक्ष तरीके से हम अपनी बात को न रखें बल्कि सीधे समाज में जाएं और समाज के बदलाव के लिए जो युवा कमर कस रहे थे उनको संबोधित ये कविता है कि वह गणित के सवाल हल करते करते अपने कमरे में मारा गया। कैसा बौद्धिक है जो इतना अहम है उसके अंदर कि सूर्य की किरणें अगर बावड़ी में आती हैं तो वह सोचता है कि सूर्य ने मुझे नमस्कार किया, या चांदनी की किरणें रात में आती है बावड़ी में तो वह सोचता है कि चांदनी ने मेरा मुझको स्वीकार किया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये बौद्धिक युवा वर्ग में उपजी एक प्रकार की हताशा, निराशा, या कह लीजिए कि मतलब जो है उस अधूरेपन को पूरा करने की जो है कहीं महत्वाकांक्षा ब्रह्मराज में छुपी हुई है ना। लेकिन जैसा कि हम समकालीन कविता की जो परिस्थितियां हैं हमारे पास में, हम सब जानते हैं कि समकालीन परिस्थितियां जो है कहीं न कहीं उस आजादी के असंतोष से जो है मोहभंग से उत्पन्न हुई। तो कहीं न कहीं मुक्तिबोध ने जो इस कविता के माध्यम से समकालीन कविता की जो परिस्थितियां हैं, मूल परिस्थितियां हैं कि आजादी से मोहभंग, तो कहीं न कहीं युवाओं का जो है मोहभंग इस कविता के माध्यम से जो है इस कविता में प्रदर्शित तो नहीं हो रहा है, जो देश के सामने आ रहा है। युवाओं का मोहभंग तो है ही, इसके साथ ही कविता इस बात पर जोर देती है, अंत में जो कविता का परिदृश्य है वो ये कह रहा है कि मैं उसके सपनों को ले चलूंगा, मैं उसको बताता कि तुम्हारे होने का मतलब क्या है। यानी जो व्यक्ति है वह यदि कोई लक्ष्य बनाता है, कोई स्वप्न लेकर चलता है, तो उसको हताश होकर अपने गलत कदम नहीं उठाने चाहिए, बल्कि समाज के साथ, संस्थाओं के साथ बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए उसको अपनी बात को एक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। कभी भी अपने स्वप्न को अधूरेपन में न छोड़ने की हिदायत इस कविता में है। यह कविता इस दृष्टि से भी मूल्यवान है, इस दृष्टि से भी पढ़ा जाना बार बार चाहिए कि जो ब्रह्म राक्षस बावड़ी में है वह बार बार अपने आप प्रक्षालन कर रहा है, अपने को धो रहा है। मैल है कि छूटती नहीं, मैल है कि छूटती नहीं। तो ये जो मैल हमारे ऊपर हुए ना, पश्चाताप की, पाप बोध की, कि हमने कुछ कर नहीं पाए, तो हम जब तक कुछ करेंगे नहीं, सीधे समाज में जाकर हम अगर समाज को बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारे सपने का, हमारे आदर्श का, हमारे बौद्धिक विमर्श का, हमारी बातचीत का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने इस कविता में पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस की कविता जो है अपने आप को उस युग से भी जोड़ती है जिस युग की हम कल्पना करते हैं। आज जब हम बातें करते हैं कि भारत में सोने की चिड़िया हुआ करता था, हम सब जो विश्व गुरु हुआ करते थे, यानी कि जब हम विश्व गुरु थे तब हमारे यहाँ पर ज्ञान का जो है एक प्रकार से विस्तृत संचरण सब दिशाओं में होता था। धीरे धीरे जो है कहीं न कहीं जो है वो ज्ञान का जो है मतलब एक प्रकार से जो है संकुचित होना और उस ज्ञान को हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं कर पाए, इस कारण हमारा ज्ञान जो है लुप्त हो गया। कहीं न कहीं ब्रह्म राक्षस में पीड़ा भी हमें दिखाई पड़ती है, ब्रह्म राक्षस कविता के भीतर, कि वो जो ज्ञान, जिस ज्ञान के बल पर भारत जो है सिर मोर था, जो है विश्व गुरु था, वो ज्ञान हम अपनी पीढ़ियों को नहीं दे पाए। ये पीड़ा भी ब्रह्म राक्षस के मन में दिखाई पड़ती है। ये मुक्तिबोध ने किस प्रकार इसको प्रकट किया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रामोदार जी कि अमूमन होता क्या है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, अगर आप ज्ञान प्राप्त केवल अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान एक सामाजिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आप समाज की वजह से आज इस लायक हुए हैं कुछ प्राप्त किए, तो जब तक आप समाज में जाकर अपनी बात नहीं रखेंगे, समाज के भले के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो आपका अकेले अपने कमरे में ज्ञान प्राप्त कर लेना या बड़ी बड़ी किताबों, बड़े बड़े दार्शनिकों के ज्ञान को आत्मसात कर लेना। आप देखेंगे ब्रह्म राक्षस कविता में भी वो हेडगेटर से मिलता है, टैंगली से मिलता है, गांधी से मिलता है, सार्थ से मिलता है, सबके सिद्ध निष्कर्षों तक पहुंचता है, गणित के बहुत सारे प्रमेय और सूत्र हल करता है।
पर इन प्रमेय और सूत्र को हल करने का वास्तविक अर्थ तभी प्राप्त होगा जब इन प्रमेयों को सिद्ध करने हम समाज में भी जाए। हम केवल कमरे में बैठ करके बौद्धिक विमर्श कर लें तो इस बौद्धिक विमर्श से कुछ होने वाला नहीं है। यह कविता इस बात की चेतावनी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं यहाँ रोक करके इस प्रश्न को आगे इस तरह से बढ़ाता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा ज्ञान जो है कहीं न कहीं कमरों में बंद रह गया, किताबों में बंद रह गया और वो आगे में पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाया, उसी प्रकार जैसे कि आजादी के बाद में जो है हमारी योजनाएं सिर्फ जो है 5 सितारा होटल बंद होकर के रह गई और वो योजनाओं के लाभ जो एक आम वर्ग तक, बल्कि कहें कि जो नव युवकों तक जो लाभ पहुंचने चाहिए थे आजादी के, वो कहीं न कहीं नहीं पहुंचते हैं और उसी हताशार वेदना से कविता पैदा होती है। दोबारा से जो है सोचने पर बाध्य करती है कि हम पहले ऐसी गलती कर चुके हैं कि जब हमने अपने ज्ञान का विस्तार जो है आम लोगों को नहीं किया था और हम फिर आज ये गलती करने जा रहे हैं कि हम जो है अपनी कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं का विकास जो है आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऐसी हताशा भी इस कविता में दिखाई पड़ती है। इस युग के साथ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हम एक तकनीकी युग में आ रहे हैं जब सूचना का बहुत बड़ा विस्फोट हो रहा है और वह सूचना तुरंत सामाजिक भी बन रही है। बिल्कुल। तो आज यदि किसी केंद्र पर आपके पास ज्ञान का स्रोत होता है तो उस केंद्र से आप समाज की परिधि तक अपने ज्ञान सूत्र को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आज हमारे ज्ञान तंत्र का एक बड़ा लोकतांत्रिकरण भी हो रहा है और यह हमारे बुद्धिजीवी से लेकर आम जन तक अपनी बात को पहुंचाने के तकनीकी टूल आज ज्यादा डेवलप हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि सरकार भी और समाज भी और व्यक्ति भी अपनी बात को इन तकनीकी टूलों के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा है। तो आज हमारा जनतंत्रीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। तो आज मुक्ति बोध के सामने समस्या रही होगी कि जो जिस तरह से उस समय टूल्स नहीं थे, खैर उस समय जो है ये टूल्स तक ही इसको सीमित नहीं कर सकते। टूल्स अपने जगह पे हैं और मुक्तिबोध की चिंता हर युग के बुद्धिजीवी की चिंता है कि हमारे जो भी ज्ञान तंत्र है, यदि हमारी मुक्ति अकेले में है तो फिर उस मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। हमारी मुक्ति तभी सफल मानी जाएगी आधुनिक विज्ञान, आधुनिक समाज, आधुनिक दर्शन, पूरी जो आधुनिकता है वह रामोतार जी सामाजिकरण पर टिकी हुई है। तो हम किसी भी सपने को, किसी भी आदर्श को, किसी भी विचार को, किसी भी पुस्तक को, किसी भी ज्ञान तंत्र को केवल अपने तक अगर सीमित करते हैं तो वह अपने आप के भीतर घुसकर एक और नया ब्रह्म राक्षस पैदा करना है। बिल्कुल सही। इसलिए हम नए ब्रह्म राक्षस पैदा नहीं करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि अपने ज्ञान तंत्र को, और मुक्तिबोध का भी यही स्वप्न है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्स से होना चाहता हूं ताकि उसके निष्कर्ष को समाज तक ले जा सकूं, संगत में से। तो आज भी ये समस्या है और हर युग में ये समस्या रहती है कि हम जो सोचते हैं उसको क्रियान्वित करें। सोचे हुए को अगर हम केवल अपने सीने में लेकर दफन कर लें तो फिर वो ब्रह्म राक्षस ही होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका। अगले वीडियो में हम फिर इस तरह से नई चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। इसका हम कह सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो है एक समसामयिक कविता न होकर के हर युग की चेतना की कविता है, जो हर युग के नव युवकों के लिए, हर युग के बुद्धिजीवियों के लिए एक प्रश्न के समान हमेशा खड़ी रहेगी कि हम जो है युग के लिए हम वस्तुतः क्या करना चाह रहे हैं और हम क्या नहीं कर पाए। धन्यवाद। धन्यवाद।